अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, ये तमाम जमातें 8 फरवरी को यौम स्याह करार दे रहे हैं। लीगी हुकूमत इसे यौम तामीर और तरक्की कह रही है, जिसके लिए हुकूमत ने माशाल्लाह आज तमाम अखबारात के फ्रंट पेज पर इश्तिहारात भी छपाए हैं। इसकी बात करती हूँ मैं ज़रा आगे जाके, लेकिन पहले चाह रही हूँ ज़रा सवाबी जलसे की बात करूँ, जिसमें वज़ीर आला KP और जुनैद अकबर दोनों के दरमियान ना धमकियों का मुकाबला सा लग रहा था कि कौन हुकूमत रियासती इदारों के ख़िलाफ़ ज़्यादा सख्त ज़बान का इस्तेमाल करता है। अली अमीन तो रियासत के ख़िलाफ़ जो बदतरीन ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे इंतहाई काबिल मज़म्मत है। मैं उनके जुमले ना यहाँ दोहरा सकती हूँ, ना ही उनके जुमले चलाने के काबिल हैं। सिर्फ इतना कहूँगी कि इख्तिलाफ़ात किसी से भी हों, रियासत के ख़िलाफ़ नारे लगवाना कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी तो नहीं कर सकता। खैर, PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने जलसे से खिताब में कहा कि आइंदा जब इमरान खान की कॉल पर एहतजाज के लिए निकलेंगे तो गोलियों की तैयारी के साथ निकलेंगे। तहरीक इंसाफ एक बार फैसला कर ले कि उसे किस ट्रैक पर चलना है तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। एक तरफ ख़त लिख कर हुकूमत की शिकायत की जाती हैं, दूसरी तरफ आवाम में जाकर तड़ियाँ भी लगाई जाती हैं। नाज़रीन, पंजाब में दफ़ा 144 की बात भी कर लेती हूँ। मुल्तान से मेहरबानो कुरैशी को कारकुनान समेत हिरासत में लिया गया। आज़ाद कश्मीर से अपोजिशन लीडर को भी नज़रबंद करने की खबरें आईं। इसके अलावा भी दीगर शहरों से गिरफ्तारियों की खबरें आती रहीं, लेकिन ऐन उसी वक्त जब एक तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार हो रहे हैं तो दूसरी तरफ वफाकी वज़रा लाहौर में और नारोवाल में खुल्लम खुल्ला दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए जलसे कर रहे थे। तो क्या कानून लीगी रहनुमाओं के लिए नहीं है? अब आ जाएं ज़रा कुछ हुकूमती इश्तिहारात पर कि जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की देओकामत तस्वीर के अतराफ 1 साल में सफारती और माशी मैदान में हुकूमत की कामयाबियों के दावे किए गए हैं। इसमें कितनी हकीकत है, इस पर बात करेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वजारत इत्तलात की तरफ से शाये किया गया इस इश्तिहारात को, क्योंकि तमाम अखबारात में ही मौजूद थे, मफाद आमा में कहा गया है। अब इसमें क्या मफाद आमा है ये तो मालूम नहीं है। अलबत्ता कुछ ऐसा ही इश्तिहार याद कीजिए तकरीबन 1.5 साल पहले यानी 12 अगस्त 2023 को भी उस वक्त PDM हुकूमत के तहलील होने के 2 दिन बाद शाये किया गया था। अब उस वक्त भी वजारत इत्तलात ने इश्तिहार को मफाद आमा के लिए करार दिया था। दिलचस्प बात यह है कि इस इश्तिहार से 2 रोज़ पहले 10 अगस्त 2023 को रोज़नामा जंग में खबर शाये हुई, जिसके मुताबिक PDM हुकूमत की 16 माह की हुकूमत के दौरान महंगाई, पेट्रोल, बिजली की कीमतों में 100% इजाफा हुआ था। यही मामला आज भी है। हुकूमत मईशत की बेहतरी के दावे कर रही है। दूसरी खबरें जो आ रही हैं वो ये हैं कि FBR तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ डालने जा रहा है। तो क्या इश्तिहार और हकीकत में ये बड़ा वाज़े फ़र्क, वाज़े डिफरेंस नहीं है? अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जो कुछ स्वाबी में हुआ और अब आगे क्या इरादा रखते हैं उस पर बात करते हैं। इसके साथ साथ फिर आगे इश्तिहारात के हवाले से बात करने के लिए और दीगर मामलात पर बात करने के लिए अथर काज़मी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, काजी हसन साहब साथ मौजूद होंगे और इसके साथ साथ इख्तियार वली खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो सवाबी में हुआ आज जलसा हो गया, लेकिन पाकिस्तान भर में रैलियाँ या मोमेंटम जिस तरह से बात की जा रही थी वो नज़र नहीं आया। उसकी जो बुनियादी वजह वो गिरफ्तारियाँ रहीं? सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मैं अभी थोड़ी देर पहले स्वाबी से वापस पहुंचा हूं, लेकिन थोड़ा जो इन्फॉर्मेशन मुझे आई है वो यही है कि पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पे लोग निकले हैं, लाहौर में भी निकले हैं, लेकिन आपकी ये बात दुरुस्त है कि उतने मैसिव लेवल पे पंजाब में नहीं निकल सके। और उसकी वजह आपको पता ही है कि वहाँ जो फस्तायत है, जो पकड़ दकड़ और पर्चे और जिस तरह का जुल्म वहाँ पे रवा है। और ये अजीब बात है, आपने खुद ही अच्छा है कि इस बात का जिक्र कर दिया कि दफ़ा 144 अगर था तो सिर्फ हमारे लिए क्यों था, उसी वक्त में हुकूमती वज़रा के ऊपर जलसे कर रहे थे। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का बिलखुसूस
और साथ में जो नॉर्थ पंजाब से कुछ हमारे दोस्त आए थे उन्होंने भी अपनी शिरकत की। लेकिन सवाबी निकला, मर्दान निकला, चारसदे से हमारे कारकुन आए, नौशहरे से आए, पेशावर से ऑफकोर्स आए, सवात मालाकंड से जुनैद अकबर खान साहब की क़यादत में आए, अली अमीन खान गंडापुर साहब की क़यादत में आए, साउथ से आए, मरबत साहब के इलाके से लोग आए, वजीरिस्तान से उनके एमएनए साहब भी थे, उनके लोग आए, खैबर डिस्ट्रिक्ट से इकबाल अफरीदी साहब, उनके साथ और जितने हमारे दोस्त अहबाब हैं, हज़ारा रीजन से उमर यूब साहब थे, उनके काफिले थे, अली अजहर खान साहब। इट वाज अ गुड शो। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक बहुत बड़ा वो था, लेकिन ये अलबत्ता एक लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए कि अगर यहाँ सियासी या शख्सी आज़ादियाँ हैं तो फिर पाकिस्तान के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे में इतनी ज्यादा जुल्म और फस्तायत क्यों है? देखिए, आपने देखा मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि एक जलसा होता है, एक पुरअमन जलसा हुआ, लोगों ने अपनी राय का इजहार किया, उन्होंने कुछ अल्फाज का इस्तेमाल किया जिस पे आपने शायद कुछ नुक्ताचीनी भी की, ठीक है, आपका हक है और ख्यालात का इजहार उनका हक था, लेकिन जलसा हो गया, पुरअमन हो गया, लोग पीसफुली डिस्पर्स हो गए, बात खत्म। अगर यही आप इजाजत दे देते लाहौर में, अगर खैबर पख्तूनख्वा में जितना बेशुमार लोग आए, कम से कम 1 लाख प्लस तो था ही, मुझे नहीं एग्जैक्ट काउंट का पता, लेकिन बहुत दुनिया थी, इतनी लाहौर में निकल आती, अभी शाम को सब घर चले जाते तो क्या हो जाता? खान साहब, जिस तरह से आप इस सारी बात को, इस सारे मामले को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो मैं तो अगला सवाल ही आपसे यही करने वाली थी कि सर, हुकूमत के साथ, सियासतदानों के साथ, हुक्मरानों के साथ इख्तलाफ हो सकता है और उनसे बिल्कुल आपका जायज़ हक है, आप इख्तलाफ कर भी सकते हैं, लेकिन रियासत के लिए नारे लगवाना, मैं तो आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आप मजम्मत करेंगे इसकी, तो आप तो जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं पता क्योंकि शोर वहां बहुत होता भी है, और नारे क्या नारे, किसी ने कौन से कोई नारे लगाने हैं? इमरान खान साहब पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं और उन्होंने आगे का रास्ता बता दिया है। जब उन्होंने आर्मी चीफ को एक खत लिखा, जो पहला लिखा था, उसमें बरमला इसका इजहार किया कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। जो नुक्ता नजर जनाब इमरान खान साहब ने पेश किया है और जिस पे आज बात हुई है, वो यही है कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अली अमीन ने जो, लेकिन हमें इसकी भी फिक्र है, रियासत का नाम लेकर और जिस किस्म के नारे लगवाए, वो आपने नहीं सुने? अली अमीन खान की स्पीच के वक्त तो मैं जा चुका था क्योंकि हमने फिर निकलना था, लेकिन ये है कि उनका कुछ मैंने सुना है जो उन्होंने बात की है। देखिए, अल्फाज के चुनाव पे आप एतराज कर सकते हैं, उस पर आप इख्तिलाफ राय रख सकते हैं, लेकिन जो मैसेज है वज़ीर आला पख्तूनख्वा का, वो बड़ा क्लियर है कि जो ज्यादती हुई है उसका दावा किया जाए, इमरान खान साहब की रिहाई हो, जो फासले पैदा हो रहे हैं वो मजीद ना बढ़ाए जाएं, अवाम को या एक सबसे बड़ी सियासी जमात को दीवार से ना लगाया जाए। हम भी पाकिस्तानी हैं और हम भी इस मुल्क से उतनी मोहब्बत करते हैं जितना कोई और करता है, और पाकिस्तान की मोहब्बत में एग्जैक्टली सर, अली मोहम्मद खान साहब, यही सवाल मैं करना चाह रही थी कि सर, रियासत है, रियासत पाकिस्तान है, तो आप हैं, तो इमरान खान है, या कोई और सियासतदान है, या ये हुकूमत है, या ये हुक्मरान है और उनके साथ इख्तलाफात हैं? अगर रियासत है तो ये सब कुछ है, तो सर सबके साथ इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन क्या रियासत का नाम लेकर इस तरह के नारे लगवाए जा सकते हैं? आपने नहीं भी सुने तो क्या आप समझते हैं कि लगवाए जा सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि पिक एंड चूज करने की बजाय लोगों को बड़ा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं बात आगे कर पाऊं। मैं बिल्कुल आपकी बात बड़ा क्लैरिटी के साथ सुन रही हूं। मैं चूंकि गांव में हूँ, हाथियान में हूँ, और वैसे ही पूरे मुल्क में इस्लामाबाद में वाईफाई की और 4G की और सर्विसेज का बुरा हाल है, तो बाकी मुल्क की तो अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा था वो ये था कि लोगों की तकारीर से पिक एंड चूज करना, एक जुमला निकाल के मैसेज को एक साइड पे कर देना कि मैसेज को छोड़े, ये अल्फाज का चुनाव। मैं तो पहले ही कह गया हूँ कि मेरे या किसी भी शख्स के अल्फाज के चुनाव पे किसी को एतराज हो सकता है, वो बेहतर भी हो सकते हैं अल्फाज का चुनाव, लेकिन जो मैसेज है उसको तो समझिए। मैसेज क्या है? एक सूबे का वजीर आला या उस सूबे का जमात का सदर या जमात का चेयरमैन क्या कह रहा है?
वो ये कह रहा है कि मजीद दीवार से मत लगाओ, मसाइल को सियासी तौर पे हल करो और हल होने दो। मैंडेट क्यों चुराया गया? मैंडेट वापस होना चाहिए, इमरान खान की राय होनी चाहिए। आपका इस सारे मामले पर ये मौकफ है, लेकिन जुनैद अकबर साहब अगले एहतजाज के हवाले से लाहे अमल भी बता रहे हैं और असलहा साथ लेकर आने का ऐलान करें, तो क्या करेंगे? अब आइंदा एहतजाज को अगर रोका गया तो सिक्योरिटी एहलकारों पर गोलियां चलाई जाएंगी? नहीं, असला तो हम इंशाल्लाह एक दिन ही उठाएंगे और अल्लाह वो दिन ना लाए अगर खुदा ना खास्ता जिस तरह 65 की जंग में हुआ था, कौम सारी खड़ी हो गई थी। तो असला तो हमने सिर्फ एक ही दिन उठाना है और वो अब जब आएगा पाकिस्तान के दिफा के लिए। बाकी सियासी जमात असला नहीं उठाती, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई अगर कोई बात ऐसी हुई है, तैयारी का मतलब ये नहीं होता कि हमने बम बारूद साथ लेके आना है। तैयारी का मतलब ये है कि इस बार लोगों को ये होगा कि यार वहां सिर्फ आंसू गैस नहीं चलती, गोलियां भी चलती हैं और छतों के ऊपर से चलती हैं, दूरबीन लगा के चलती हैं। इसमें तो लफ्जों को आगे पीछे या उसमें तो मैसेज को नहीं देख रहे अली साहब, बड़ा कैटेगरिकली कह रहे हैं कि खून का बदला खून से लेंगे, गोलियों के साथ जाएंगे। मेरी बात सुनिए, तहरीक इंसाफ एक पुरअमन सियासी जमात है, कभी भी ये असलहा को या बंदूक को हाथ में नहीं उठाएगी। ये कोई मुल्क दुश्मन जमात नहीं है। अगर कोई ऐसी बात है भी, कभी भी इसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे और उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसी कोई सूरत नहीं है। और इमरान खान साहब ने खुद मेरे सामने बनी गाला कई बार ये बात की और कि जिस सियासी तहरीक में तशद्दुद आ जाए, पुरतशद्दुद हो जाए, वो सियासी तहरीक फिर सियासी नहीं रहती, वो खत्म हो जाती है। तो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। रेस्ट एश्योर्ड, तहरीक इंसाफ कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेगी और खून का बदला खून कानून के जरिए होगा, अपने हाथ से कभी भी नहीं होगा। सही। आज एक और खत भी इमरान खान साहब की जानिब से आया है ट्विटर पर बनाम आर्मी चीफ। पिछला जो खत था उसमें कुछ पॉलिसी के रद्दोबदल के हवाले से बात की गई थी। आज का जो खत है उसमें जो सहूलियात हैं जेल में मिल रही हैं और अहले खाना से बात वगैरह नहीं हो रही है, उस हवाले से कुछ शिकायत लगाई गई हैं। तो इससे तासुर तो ये मिल रहा है कि खान साहब अस्करी क़यादत से मौजूदा हुकूमत की शिकायतें लगा रहे हैं। देखें, आप उसको उस तरफ बैठ के इस तरह देख रही हैं, मैं इसको इस तरफ बैठ के ये देखता हूं कि उन्होंने मुल्क के एक ताकतवर ओहदेदार के सामने ये चीज लेके आए हैं कि मुल्क में चीजें सही नहीं है, मुल्क में चीजें गलत हो रही हैं और उसमें एस्टैब्लिशमेंट का रोल खुल के सामने आ रहा है। उस पर जरूर उनको सोचना चाहिए। उसकी तरफ इमरान खान साहब ने निशानदेही की है। पहला खत या दूसरा खत दोनों मेरी नजर से गुजरे हैं। मैंने जो ट्विटर वगैरह पे आ जाता है मैं उसको देखता हूं और आज भी, हालांकि हम जलसे में सारा दिन बिजी थे, लेकिन बहरहाल मैंने वो एक नजर सुबह देखा था और उसमें कोई डील की बात नहीं है, उसमें कोई अपील नहीं है कि मेरे पे रहम करें, उसमें कोई ये बात नहीं है कि जनाब आप मेरी मदद को आए। नो, उसमें सिर्फ ये बात है कि जनाब ये और ये चीजें गलत हो रही हैं, आप इस पर जरूर गौर कीजिए। क्योंकि वो सिर्फ एक जमात के चेयरमैन नहीं है, वो साबिक वजीर आजम है और उन्होंने बरमला इस बात का पहले खत में भी और दूसरे में भी जिक्र किया कि इदारे में और अवाम में जो बढ़ता फासला है वो नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि अवाम और इदारा एक पेज पे हों। और 25 या 27 जुलाई को जब मेरी रिलीज हुई थी जेल से पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पे, मैंने निकलते हुए पहली बात जो की थी और उसको इमरान खान साहब ने उस वक्त अप्रिशिएट भी किया था, जब वो उस वक्त जेल में नहीं थे, जब मैं निकला था, मैंने निकल के पहली बात ये की थी कि पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं, सियासी इस्तेकाम की जरूरत है और इदारे और अवाम के बीच में फासला कम होना चाहिए और ये फासला एक आदमी कम कर सकता है, वो इमरान खान साहब है। जब उनको बाहर निकाला जाए वो आए और वो एक स्टेटमेंट दें, एक स्पीच करें और उससे चीजें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। तो गलती की निशानदेही की है और उसका हल तजवीज किया है जनाब इमरान खान साहब ने, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। सही। अच्छा अली भाई ये बताइए मुझे, आज आप लोगों ने सारा दिन यौम सियाह मनाया, एहतजाज किया, रैलियां निकाली, जलसा किया और मुद्दा आप लोग एक ही लेकर आज चल रहे हैं क्योंकि आज 1 साल मुकम्मल हुआ है 8 फरवरी के इंतखाबात को, और आप लोग कह रहे हैं कि जो पिछला इलेक्शन था वो रिग्ड इलेक्शन था। तो सर मसला ये है कि अभी जिनके साथ आप लोग इत्तेहाद बना रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब, उनकी तो आज भी बात यही रही कि धांधली केपीके में भी हुई है और उसके बेनिफिशियरी आप लोग हैं। गालिबन आवाज़ चली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे। अथर काज़मी साहब भी मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं, अभी मुझे आते हुए नजर आए। अथर आप आ जाइए। और इसके साथ साथ इख्तियार वली साहब भी मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर दोनों मेहमान आ चुके हैं तो इख्तियार साहब ज़रा आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। आज का जो हमने फ्रंट पेज देखा है, बड़ी
अच्छी खूबसूरत तस्वीर माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब की लगी हुई है। हुकूमत की खुद सताइशी से भरा पड़ा है आज का फ्रंट पेज हर अखबार का। एक दो अखबार छोड़कर मुझे हर जगह यही सूरत हाल नजर आई है। एक दो वो भी शायद अंग्रेजी अखबार थे जिसमें ये इश्तिहार नहीं है। अगर एक डॉन में था, एक डेली टाइम्स में था, इन दोनों में नहीं था, बाकी ऑलमोस्ट तमाम अखबारात में मुझे वो फ्रंट पेज जो है वो इसी तरह का नजर आया। सर, अगर हुकूमत समझती है कि ये सब उसकी कामयाबी है तो वजीर आजम कौम से खिताब करते हर वजारत की एक मुकम्मल और जामे रिपोर्ट दी जाती, लेकिन हुआ ये कि फ्रंट पेज पर आ गया। और फिर उसके बाद जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो वहां पर हमें नजर आता है कि मामला कुछ और है। यानी कि सुनने में कुछ इस तरह से आ रहा है कि सैलरी क्लास जो है उनके ऊपर अब मजीद जो है वो टैक्स लगाने की बातें हो रही हैं। अतर स्टूडियो में और अब माइक वाइक भी आपका सारा ओके हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम अतर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब ऑब्वियसली सारे सहाफ़ी जो हैं वो सबसे पहले काम करते हैं, सुबह अखबार पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ा होगा। जी जी जी, क्या तासुरात थे आपके? बहुत खुश हुआ देख के, मुझे अच्छा लगा। मेरे वजीर आज़म पूरे उसमें कर रहे थे उससे जो कुछ हुकूमत बयान कर रही है। देखें, अभी इख्तियार वली साहब यकीनन उसके ऊपर अपनी रोशनी जरूर डालेंगे, लेकिन अब एक साल के अंदर जो बेमिसाल कारकर्दगी है, अब आप देख लें इस वक्त महंगाई किस जगह पे है। एक साल के अंदर वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ 30 लाख बंदे इस एक साल के अंदर मजीद गुर्बत का शिकार हुए। हमारी जो ग्रोथ है इस वक्त वो किरण 1% नहीं है, 1% भी अभी हम अचीव नहीं कर सके, 0.99% पे। एक साल के अंदर 180 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स बंद हुई। यहाँ पे एक साल के अंदर गैस की कीमत 800% महंगी हुई, यहाँ पे बिजली की कीमत 100% महंगी हुई, यहाँ पे पेट्रोल जो है उसकी क्या सूरत हाल रही। पेट्रोल की सूरत हाल ये है इस वक्त किरण कि हमने इसी हफ्ते एक साल, ये जो बेमिसाल है, इसके इसी हफ्ते के दौरान हमने सऊदी अरब से उधार तेल लिया जी, और वो उधार पेट्रोल डलवा के जहाज में हम पहुंच गए चाइना, और चाइना वालों को हम कह रहे हैं जो आपका हमने उधार देना है वो प्लीज जरा रोल ओवर कर दें। तो इतनी अगर मौशी कामयाबियां हो रही हैं तो हमारा जीडीपी क्यों नहीं ऊपर जा रहा? वजह यह है कि हमारी जो आवाम है वो बिजली और गैस का बिल देने के बाद उनके पास कोई पैसा ही नहीं बचता। तो फिर ग्रोथ किधर होगी? तो ये फिगर्स दिखाने के लिए, इश्तिहारात देने के लिए तो बड़े अच्छे हैं, मीडिया के लिए भी बड़े अच्छे हैं, सारे चैनल पे भी चल रहे हैं, अखबारात में भी चल रहे हैं। अवाम के अंदर जाएं और जाके हुक्मरान पूछें तो उनको भी हकीकत पता चल जाएगी। सही। और उससे ज्यादा आसान ये भी था कि कौम से खिताब भी कर लिया जाता, वैसे उसमें भी बता दिया जाता है। इख्तियार वली साहब ज्वाइन कर चुके हैं फाइनली। अस्सलाम वालेकुम इख्तियार साहब। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो आज का फ्रंट पेज है, इश्तिहारात ऑब्वियसली खजाने से जो है ये इश्तिहार लगे होंगे, जो भी इसका बजट वगैरह होता है, लेकिन सर ये अक्लमंदी वैसे कहाँ की है? ये ज्यादा अच्छा नहीं था कि कौम से खिताब करते और तमाम वज़रा की पूरे साल की एक जामे रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी जाती बजाय इसके? थैंक यू वेरी मच किरण, बहुत शुक्रिया। मैं अत्थर भाई का तजिया सुन रहा था। ये इश्तिहार आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बच गया है। जो लोग इसको 3 टुकड़े करने आए थे, जो लोग इसको दिवालिया करने आए थे, ये हुकूमत से निकले और फिर बोले कि पाकिस्तान अब नहीं रहेगा। ये उसकी सेलिब्रेशन भी बनती है कि उस टूटते पाकिस्तान को बचा लिया गया। वरना एक बंदा आया था नया पाकिस्तान का ख्वाब दिखाकर, वो जाते हुए पाकिस्तान टूटने के नारे लगा रहा था, और आज भी आपकी रियासत पर हमलावर हैं। तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ डिजर्व करते हैं कि उन्होंने उस टूटते पाकिस्तान को, जिसकी उम्मीद लगाकर पाकिस्तान के दुश्मन इस मुल्क के अंदर और इस मुल्क के बाहर इस इंतजार में थे कि ये मुल्क बगैर मिसाइल के टूट जाएगा, ये बगैर हवाई जहाज के हमलों से टूट जाएगा, बगैर टैंकों और बंदूकों से ये टूट जाएगा। इसकी इकोनॉमी जब बर्बाद करके रख दी गई थी, मुल्क के कर्जे दुगने करके चले गए थे, और फिर इनका अपना वजीर खजाना कहता होता था कि हमने पाकिस्तान के कर्जे 75 साल के दुगने कर दिए, और फिर IMF को लेटर लिखे जाते थे कि अब पाकिस्तान जो है उसको पैसे मत दे कि ये डिफॉल्ट कर जाए। उस पाकिस्तान को शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, PDM की गवर्नमेंट ने, उनकी क़ियादत ने और उनके दोस्तों ने, उनकी टीम ने बचा लिया। तो तारीख 2 नाम याद रखेगी कि एक शख्स जिसका नाम इमरान नियाजी था वो आया था, और इसमें मफादे आमा क्या था सर? किस चीज में? आखिर में ना एक लाइन भी है, मेरे अखबार नहीं रखे यहाँ पर मेरी टीम ने, वरना वो लाइन भी मैं आपको दिखाती, जिसमें नीचे लिखा हुआ ये इश्तिहार मफादे आमा के लिए है। तो इसमें मफादे आमा क्या था? मेरे ख्याल में मेरे जैसे पाकिस्तानी के लिए तो इससे बड़ा मफादे आमा और इससे बड़ी सेलिब्रेशन और क्या होगी
कि वो मुल्क जो 27 रमजान को बना था और उसको तोड़ने टूटने के लिए और उसको दिवालिया करने के लिए कुछ लोग एड़ी चोटी का जोर लगा के बैठे हुए थे, बैरूनी मुल्कों से सपोर्ट लेकर इस मुल्क को बर्बाद करने पर तुले हुए थे। तो मेरे ख्याल में ये तो वाकई में एक सेलिब्रेशन बनती है और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमने उस आप अगर देखें अतर भाई भी, मैं करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो स्टॉक एक्सचेंज जब नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई थी वो 44,000 पर था। जब इमरान की हुकूमत 4.25 साल बाद गई तो वो 22,000 पे खड़ा था, आज 1.25 लाख पर खड़ा है। और कितने मजे से कहते थे ये टीवी पर आकर के, जी पाकिस्तान की एलसीआं नहीं खुल रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म हो चुके हैं। आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $12.5 अरब से तजावज कर गए और आज आपका वो जो आप इन्फ्लेशन की बात किया करते थे कि 38% और 36% पे पहुंच गई है, आज वो सिंगल डिजिट पे आ चुकी है। सही। तो मेरे ख्याल में ये इससे ज्यादा मफाद आमा क्या होगा कि मेरा मुल्क पहले कि मैं अगले सवालों पे जाऊं, जरा इस पर कमेंट कर दें। देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने तो कौम से खिताब नहीं किया, लेकिन इख्तियार वली साहब ने कर दिया और इनकी बातें सुन के मुझे एहसास हुआ कि मुझसे आज गलती हो गई है। मुझे ये वाली टोपी नहीं, वो बर्थडे वाली कैप नहीं होती जो सेलिब्रेशन वाली कैप होती, वो पहन के आना चाहिए था और हाथ में फुलझड़ियां पकड़ के। अभी जो हो रहा है इस वक्त, जिस मैंने अभी मिसाल दी कि 1 साल के दौरान यहाँ पे 1,30,00,000 जो लोग गरीब हुए हैं, क्या वो युगोस्लाविया के हैं? जो गैस की कीमत 800% बढ़ी है, इनसे कहें कि ये जाके देख लें। आज आवाम के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। जितने आपके लोग यहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, आप खुद ग्रोसरी करती हैं, आपको नहीं पता कि यहाँ पे कितनी महंगाई कम हुई है या ज्यादा हुई है, कितनी इन्वेस्टमेंट आई है या कितनी इन्वेस्टमेंट नहीं आई। इतनी अगर मईशत जबरदस्त हो गई, खुदा ना खास्ता कोई नहीं चाहता कि हमारे मुल्क को नुकसान हो। लेकिन सर ये तो क्रेडिट देना कि महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही थी, कम से कम वो रुक गई है। जब मार्केट चल ही नहीं रही है, मार्केट के अंदर लोगों के पास सकत ही नहीं है खरीदने की, तो हर सेक्टर, आज प्रॉपर्टी का सेक्टर हो जाए, आपका टेक्सटाइल का सेक्टर हो जाए, हर सेक्टर में चीजें रुक गई हैं। तो कीमतें भी वहां पे रुक रही हैं, तेजी से नहीं बढ़ रही, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई है, महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है, ये इनका दावा है। ठीक, मेरे दोनों मेहमान मेरे साथ ही मौजूद, ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे दो इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान अतर काज़मी साहब और इख्तियार वली साहब साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों की एक बार फिर मैं शुक्रगुजार हूँ। इससे पहले कि अतर मैं आपकी तरफ आऊँ और बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेकर आने वाली हूँ आपकी तरफ, लेकिन उससे पहले सर मुझे ये बता दीजिएगा इख्तियार साहब, वज़ीर आज़म ने आज भी अपनी तकरीर में एक बार फिर सर इजाफी टैक्सेस ख़त्म करने की बात की है, लेकिन जो आज ही खबरें आई वो ये आई कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो है वो मज़ीद टैक्स बढ़ेगा। तो ये इश्तिहारात में सब अच्छा है और अमल में रुकावट, ऐसा क्यों है सर? अच्छा देखिए किरण, कभी भी किसी मुल्क में 2 महीने में 3 महीने में ना महंगाई आती है और ना ही कोई हुकूमती इक़दाम आपको 6 महीने में आपको उतना रिलीफ दे सकते हैं जितना हम उससे तवक्को रखते हैं कि मतलब ये सारी चीजें तो जो है। 3 साल हो गए सर, 16 महीने पीडीएम वाले और 1 साल ये। मेरे ख्याल में अगर मैं कमेंट कर लूं कि हम ऐसे पाकिस्तान को हम हैंडल करने आए हैं जहां पर पूरी बिल्डिंग बनाने के बाद अगर आप उसमें बारूद फिट कर दें, बॉम्ब फिट कर दें और उसको उड़ा के रख दें, तो पुराने घर को उसकी मुरम्मत और फिर मुरम्मत के बाद रीडिजाइनिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, सबसे पहले तो आपकी इकोनॉमी की डायरेक्शन करनी थी। तो मेरे ख्याल में हम इतना, मैं कॉन्फिडेंटली और दिल पे हाथ रखकर मैं कह सकता हूं कि हम कम से कम दुरुस्त सिमत में हम चल पड़े हैं। जो 4.25 साल हमने सफर किया था तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, वो हम गलत सिमत में, हमारी गाड़ी बढ़ती गई और बड़ी तेजी से चलती गई। अब आपकी इकोनॉमी की रिडायरेक्शन हो चुकी है। जो नेक्स्ट बजट आपका आएगा जून में, उसमें आपको बड़ी वाज़ेह तब्दीलियां और बड़ी ऑब्वियस चेंजेस आपको मिलेंगी, चाहे वो तनख्वाहों की मद में हो, टैक्सेस की मद में हो। और तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स कम होगा, ये अच्छी खबर दे दें फिर आज, अगर खुशी का दिन है आपका। हम किरण समझते हैं, और मैं पर्सनली आपको बताऊं कि दिस हैज बीन टेकन अप इन फ्रंट ऑफ वजीर आजम पाकिस्तान 2-3 बार मीटिंग में। इसमें शायद एक बार मैंने भी ये जिक्र किया हो, मेरे दूसरे कोलीग ने भी ये जिक्र किया था, एंड मेरे ख्याल में नाम ले लेना चाहिए। अता तारड़ वाज द वन
जिन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि सैलरी क्लास को उसको टैक्सेस से हमें मैक्सिमम छुटकारा दिलाना है। हमसे मीटिंग्स में भी वजीर आजम ने खुद भी इस बात का इजहार किया है, अपने खिताबात में भी उन्होंने इस बात का इजहार किया है, लेकिन खबरें जो आ रही होती हैं वो ये आ रही होती हैं कि मजीद लगाना पड़ेगा क्योंकि जो एफबीआर का हदफ है टैक्स कलेक्शन का वो ज्यादा है, वो बड़ा है। और एफबीआर वालों को जो उनके सरबराह है माशाल्लाह उनको पता ही नहीं है, वो अपनी गाड़ी के लिए डिफेंड करते हैं लेकिन वो इसके लिए नहीं बता सकते, जवाब नहीं दे पाते। नहीं सर, मैं एफबीआर के चेयरमैन की बात कर रही हूँ। मैं बता रहा हूँ, वजीर खजाना औरंगजेब, मोहम्मद औरंगजेब साहब और स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस मोहतरम अली परवेज मलिक साहब और बहुत ही प्यारे साथी हमारे बड़े काबिल लाइक इंसान राना एहसान अफजल खान, इन 3 लोगों को ये स्पेशल टास्क दिया गया, मेरे सामने दिया गया। मैं उसका विटनेस हूँ कि सैलरी क्लास को हम कितना रिलीफ दे सकते हैं, उस पर आप अपनी प्रपोजल बनाएं। तो मैं आज ही आपको बताऊंगा इंशाल्लाह आने वाले जून में आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। चलें सर, हम ये रिकॉर्ड पर रख रहे हैं। इख्तियार वली साहब बता रहे हैं कि हुकूमत जो है वो कुछ अच्छा करने जा रही है, आने वाले बजट में इंतजार करते हैं और उम्मीद भी करते हैं। असद साहब, आज जो है जब बात की ना वजीर आजम साहब ने, तो वो कह रहे हैं मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में सियासी हुकूमत और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। 2 मुझे याद है, खान साहब भी इसी तरह की बातें किया करते थे, बल्कि वो कहा करते थे, वो जुमले मुझे याद आ रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि एक इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो मुशर्रफ की और राहिल शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट थी, एक जो है वो जनरल बाजवा की है और सबसे प्रो डेमोक्रेटिक जो है वो आर्मी चीफ थे। जब तक खान साहब खुद वजीर आजम थे ये कहा करते थे, और फिर उसके बाद जब वो वजारत उस्मा से गए तो फिर उसके बाद क्या उनके जुमले रहे वो भी हम जानते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि इक़्तिदार में होते हुए तो सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन फिर वही मौसम इक़्तिदार जाने के बाद दुश्मन हो जाते हैं? देखिए, ये अनफॉर्चुनेट साइड है हमारी पॉलिटिक्स की कि आपको अपोजिशन में आइन भी याद आता है, जमहूरियत भी याद आती है, इदारों के किरदार के ऊपर बहुत सारी आप बहस भी करते हैं, उसके ऊपर सवालात भी उठाते हैं, लेकिन यही चीज़ें अगर इक़्तिदार में करते रहे हम लोग तो शायद चीज़ें इस नहज पे ना पहुँचे। दूसरी बात यह है कि देखें, इस वक्त जो लोग इक़्तिदार में हैं, गुज़िश्ता रोज़ ही गवर्नर जो पंजाब हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने बताया कि इधर तो कोई भी फॉर्म से 45 पे नहीं जीता हुआ। उन्होंने पूरी पिंडी डिवीज़न की बात की और बड़े संगीन नौयत के इल्ज़ामात दोहराए और दोबारा कहा कि यहाँ पे लोगों को जिस तरीके से मैंडेट दिया गया। तो अब असल इशू तो ये है कि जो इस वक्त लोग इक़्तिदार में हैं, आज 8 फरवरी भी है, गुज़िश्ता बरस इसी रोज़ इंतखाबात हुए थे। मेन क्वेश्चन आज भी वहाँ पे क्या अवाम ने जिनको वोट दिया था, इंतखाब आज हुए थे लेकिन रिजल्ट आज नहीं आए, रिजल्ट तो आज नहीं आए थे, वो तो फिर बाद में रिजल्ट मैनेज किए गए थे, तो वो जब बाद में आते रहे थे फिर रिजल्ट। लेकिन इशू ये है कि क्या अवाम ने जिनको मैंडेट दिया था उनको इक़्तिदार मिला? दूसरी बात ये है कि आप मुल्क को चला रहे किस तरह हैं किरण? आप इदारों की बात करते हैं कि आज इदारे और हम एक पेज पे हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा है, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हो रहा है, ये खुदा न खास्ता यूगोस्लाविया के इदारे तो नहीं है, ये हमारे इदारे हैं। आज मैं और आप इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और माशाल्लाह इख्तियार वली साहब ने सारे काबिल लोगों की तारीफ की। उन्हीं काबिल लोगों ने इस वक्त इस्लामाबाद में भी दफा 144 लगाई हुई है, पंजाब के अंदर भी दफा 144 लगाई हुई है। ये कौन सा जमहूरी रवैया है कि जब से ये लोग आए ना किसी को जलसा करने देते हैं? नहीं, आप गलत कह रहे हैं सर, आप गलत कह रहे हैं। दफा 144 लगाई हुई है, लेकिन वो लगी हुई है अपोजिशन के लिए, या फिर मैं ये कह लूं कि पीटीआई के लिए, क्योंकि मेहरबानो कुरैशी हो गई या दीगर लोग हो गए, वो अगर एहतजाज के लिए निकलते हैं, जलसे के लिए निकलते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन वहीं पर ही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अता तारड़ साहब अपने हल्के में, एहसन इकबाल साहब अपने हल्के में वो जलसे कर रहे होते हैं, इज्तिमा हो रहा होता है, लेकिन उनके लिए दफा 144 नहीं है। तो सर ये 2 अलग अलग पंजाब हैं इख्तियार साहब। देखिए ये मतलब अगर तनकीद करनी है ना तो जरूर कीजिए, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं तनकीद से, खास करके अतहर काज़मी की तनकीद से मैं बड़ा कुछ लर्न करने की कोशिश करता हूं। और तारीफ भी करनी चाहिए, जो उसको तनकीद करनी होती है मेरे ख्याल में उनको तारीफ भी सीख लेनी चाहिए, किसी अच्छे काम की तारीफ भी कर लिया करें। आप जिस जमहूरी हकूक की बात करते हैं, जिस इंसानी हकूक की बात करते हैं, इस जमहूरियत को आप चाटते रह जाएंगे, खुदा न ख्वास्ता ये मुल्क ना रहे तो। आप मत भूलिए आज 8 फरवरी है और आज आप जिस मैंडेट पर उंगली उठाते हैं, मुझे बताइए पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा मैंडेट, कोई ऐसा इलेक्शन जिस इलेक्शन को किसी अपोजिशन ने मुतनाज़ा ना बनाया। इमरान खान की पार्टी ने कह दिया कि मैंडेट जाली है, तो क्या ये जाली है? हम तो 4.25 साल कहते रहे, सड़कों पर हम एहतजाज करते रहे कि सिलेक्टेड है, रिजल्ट हमारे हाथ में थे, असेंबली में कोई और बैठा था। हमारे जलसे को कुर्सियां देने वालों पे पर्चे हो जाते थे। अगर जिन्होंने तहरीक चलानी है ना,
जो कहते हैं कि हम इनकलाब आप ये तस्लीम कर रहे हैं इस बात से कि जैसे खान साहब आए थे वैसे ही आप आए? नहीं, मैं इनको ये कह रहा हूं कि तनकीद तो ये तो होती रहेगी, ये चलती रहती है, ये होता है। हम चाहे जितना बड़ा मैंडेट, 1997 का नवाज शरीफ का इलेक्शन मुझे याद है, उस पर भी उंगलियां उठी थी कि ये भी जो है, तो उसमें भी फर्क है, इसमें जो है तो रिगिंग की गई है। 93 का इलेक्शन उठा लें, 90 का इलेक्शन उठा लें, 88 का इलेक्शन उठा लें। मैं दफा 144 के खिलाफ वर्जी जो वुज़रा के जलसे हो गए, उस पर कुछ कहना चाहेंगे सर? आई हैव टू क्लोज द सेगमेंट। मैं सिंपल इतना कहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि ये जितने लोग थे इनके लिए दफा 144 लगाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन ये खुद भी कोई इतने ज्यादा सीरियस नहीं थे कि ये लोग जाएं और ये मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करते, वरना जिस तरह डी चौक के लिए जलसे के लिए ये लोग गए और इन्होंने हाई कोर्ट से इजाजत ले ली थी, तो आज इसी तरह ये मीनारे पाकिस्तान पे जलसे की इजाजत ले लेते और जलसा करके दिखाते, लेकिन नहीं है, वो दमखम नहीं है। एक तहरीक इंसाफ। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। अतर काज़मी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, MQM के हवाले से भी जरा सी बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर इख्तलाफात की जो जंग है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। हुआ ये कि तमाम जिम्मेदार जो हैं, वो जो जिम्मेदारियाँ हैं वो चंद रहनुमाओं में तकसीम हुई है, और इसके बाद जो है वो जो मरकजी दफ्तर है वहाँ पर कारकुनान की जानिब से हंगामा किया गया है। कारकुनान गो गवर्नर गो के नारे लगा रहे हैं। तो ये सब क्या हुआ है अचानक से? इस पर बात करने के लिए हमने कोशिश की थी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से उनके रहनुमा से बात की जाए, लेकिन ऑब्वियसली मामला ऐसा है, शायद कोई आने के लिए तैयार ना हुआ। काजी हसन नुमाइंदे हैं समा के, अंदर की इत्तलात और कुछ खबरें हैं इनके पास, और वो ज़रूर हम इनसे जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, मीनवाइल इनसे रब्ता भी बहाल करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। काजी हसन ज्वाइन कर चुके हैं। क्विकली मुझे बताइए, MQM में इस वक्त क्या इख्तिलाफात चल रहे हैं? MQM में इख्तलाफात आज कोई नई बात नहीं, लेकिन ये कुछ अरसे पहले से ही इख्तलाफात की बाज़गश सुनाई दे रही थी, और ये उस बाज़गश को तकरीबन 2 हफ़्ता पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी खालिद मकबूल सिद्दीकी ने, जिसके साथ मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी भी बैठे थे, और ये तासुर दिया गया था कि इख्तलाफात ख़त्म हो गए। लेकिन आज इख्तलाफात की जो बड़े खुल के जब सामने आए, जब गुज़िश्ता दिन MQM ने तंजीमी कमेटियों के नामों का अनाउंस किया, जिसके बाद कारकुनों की बड़ी तादाद आज आरगी मरकज़ बादराबाद पहुंची और उन्होंने गवर्नर सिंध के ख़िलाफ़ नारे लगाए, और ये इख्तलाफात हमें खुल के सामने नज़र आए। और उनका बाज़ पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों का ये कहना था कि पार्टी के जो फ़ैसले, MQM के फ़ैसले, वो गवर्नर हाउस की बजाय MQM के मरकज़ से चलने चाहिए। और ये आज हमने देखा वाज़ेह तौर पे इख्तलाफ खुल के सामने आ गए। पार्टी ओहदों के हवाले से, पार्टी क्यों छोड़ा है मुस्तफ़ा कमाल ने और अनीस कायम खानी ने? बिल्कुल इसी हवाले से जो इख्तलाफात, जो शिद्दत इख्तियार की गई हैं, तो सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी नहीं, बल्कि कई जो सीनियर कारकुन और रहनुमा उन्होंने भी जो व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ा है। और एक तरह से ये वाज़े अब एक फ़र्क नज़र आ गया है कि मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी जिन्होंने पार्टी जम की थी, जो अहम रहनुमाओं में मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी है, जो हमारे ये ऑफिशियल ग्रुप था MQM का, जिसमें ये ऑफिशियल लोग इनके तमाम शामिल थे, उससे ये लेफ़्ट किए गए हैं। ये लोग खुद अपने तौर पे इसमें लेफ़्ट किया गया है कि हुए इस ग्रुप से, जो कि एक वाज़ेह इख्तलाफात की भी मिसाल सामने नज़र आती है। लेकिन मुझे एक और बात भी बताइएगा, आज जब ये जो एहतजाज हुआ है, इसमें क्या कारकुनान के साथ रहनुमा भी आए थे एहतजाज करने, और अगर आए थे तो कौन थे? नहीं, एहतजाज खुद तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन कारकुनान भी वो कारकुनान थे जिन्होंने बड़ी वक्त दिया MQM को। पुराने कारकुनान है जिनकी एक इज़्ज़त है और एक बात मानी जाती है, वो कारकुनान आज यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने शिद्दत से इस बात का इज़हार किया था कि पार्टी के फ़ैसले जो है वो MQM के मरकज़ से चलने चाहिए, ना कि किसी और जगह से। जो पार्टी रहनुमा जो कुछ यहाँ पहुँचे थे, वो कारकुनान को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने खुल के किसी मुजाहरे या इस तरह की नाज़ीबारी में हिस्सा नहीं लिया। जी सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि MQM में इस वक्त क्या चल रहा है। कोशिश होगी कि अगले प्रोग्राम्स में MQM के रहनुमाओं से ज़रूर इस सारे मामले पर बात की जाए। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन बात करेंगे कि अगर बच्चों को कत्ल कर दिया तो क्या हुआ,
अगर हामला माओ के पेट काट दिए तो क्या हुआ? अगर बूढ़ों की टांगें तोड़ी तब भी क्या हुआ? अगर नौजवानों की आंखें निकाल ली तो क्या हुआ? अगर हजारों अफराद को जिंदा जमीन में दफन कर दिया तब भी क्या हुआ? अगर अस्पतालों में मरीजों और डॉक्टर्स को जिंदा जला दिया तो क्या हुआ? अगर रहम खाकर मजलूम को खाना खिलाने वालों को बमों से उड़ा दिया तो क्या हुआ? अगर रहने के लिए घर नहीं छोड़े सबका कर दिया तब भी क्या हुआ? अगर प्यासे बच्चों को गटर का पानी पीने पर मजबूर कर दिया तो क्या हुआ? अगर भूख से तड़पती माओं को कचरा खिला दिया तो क्या हुआ? अगर घरों की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया तो क्या हुआ? अगर नौजवान बच्चियों की इस्मत दरी हो गई तो क्या हुआ? वो इसराइल, उसे तो आशीर्वाद अमरीका बहादुर की हासिल है। इसके लिए कौन से उसूल, कौन से आलमी कवानीन तो वो जूते की नोक पर रखते हैं। मयारे इंसानियत को घर की लौंडी रखते हैं, जैसे चाहो अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करो। ट्रंप ने आलमी अदालत पर पाबंदियां लगाकर यह साबित कर दिया है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक आलमी फौजदारी अदालत से मुंसलिक अफराद की जायदादें और असासे मुंजमद किए जाएंगे, जबकि उनके अमरीका में दाखिले पर भी पाबंदी होगी। और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, इसराइली वजीर आज़म और उनके साबिक वजीर दिफा को गाजा में जारी नस्ल कुशी पर जंगी जराइम का मुर्तकिब जो ठहराया था, उनके वारंटी गिरफ्तारी जो जारी कर दिए थे। इसराइल को इस हवाले से मजीद सुबकी उस वक्त उठाना पड़ी थी जब नॉर्वे, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, इटली और स्पेन समेत कई यूरोपीय ममालिक ने नेतन्याहू की गिरफ्तारी का इंदिया भी दे दिया था। बाइडेन इंतजामिया ने वारंट गिरफ्तारी के इजरा की मजम्मत तो की थी, लेकिन पाबंदी जैसे इंतहाई इकदाम से गुरेज किया था। और अब ट्रंप ने इक़्तिदार संभालते ही इसराइल दोस्ती में ये लकीर भी पार कर डाली है। और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि वो तो गजा को फ़लस्तीनियों से पाक करके इसराइल को तोहफे में देने की ख्वाहिश का भी इजहार कर चुके हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप का कहना था कि अमेरिका गजा पर कब्जा करेगा और फ़लस्तीनियों को गजा से निकाल कर उर्दन और मिस्र मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन ये सब जितना सादा या जितना आसान नज़र आता है ना नाज़रीन, ये बिल्कुल भी इतना सादा या इतना आसान नहीं है। इसकी एक बड़ी तारीख़ है और इसका आगाज़ होता है ट्रंप के पुराने दौर से, जब वो वाइट हाउस में थे और उनके यहूदी दामाद जैरेड कुशनर मशरिक़ वस्ता के उमूर के मुशीर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दाखिल होते ही अमरीकी सफारतखाने तल अबीब से मकबूजा बैतुल मक़दस मुंतकिल करने का ऐलान किया। दुनिया भर से मजम्मत हुई इसकी, खुद अमरीका के अंदर से भी इसके लिए आवाज़ें उठी, लेकिन चंद महीनों के अंदर ट्रंप ने सफारतखाने को मुंतकिल करके वो कर दिखाया जिसका कोई अमरीकी सदर तस्वुर भी नहीं कर सकता था। आलमी क़वानीन के मुताबिक मकबूजा बैतुल मक़दस, जिसको इसराइल यरूशलेम का नाम देता है, इस पर कब्जा नाजायज़ करार दिया गया है और इसी वजह से दुनिया के किसी मुल्क ने यहाँ अपना सिफारतखाना कायम नहीं किया था। इसके बाद ट्रंप पीस प्लान पर काम शुरू होता है। इस मंसूबे को डील ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया जाता है। 2020 में ये मंसूबा सामने आता है तो इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि यहूदी दामाद जैरेड कुशनर का ही दिमाग था, जिसमें फ़लस्तीनी सरजमीन पर कायम गैर कानूनी यहूदी बस्तियों, इसराइली आबादियों और इसराइली मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। इस मंसूबे को फ़लस्तीनियों समेत कई ममालिक ने मुस्तरद किया और इस पर भरपूर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। आज जब ट्रंप ने गजा पर कब्जे की ख्वाहिश का इजहार किया है तो इसके पीछे भी कोई और नहीं है बल्कि उनके यहूदी दामाद जैरेड कुशनर ही नज़र आते हैं। गो कि वो इस वक्त सियासत से दूर है, लेकिन जो प्लान ट्रंप अब सामने लाए हैं, जैरेड कुशनर फरवरी 2024 में इसका जिक्र कर, जब ट्रंप सदर थे और ना किसी को उनकी जीत का यकीन था उस वक्त। सुनिए ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर का अपनी गुफ्तगू में ये कहना कि वो इसराइली नुक्ता नज़र से सोचते हैं, इसके पीछे के मकासद और तवील मनसूबा बंदी को वाज़ेह करता है। ट्रंप के इस मंसूबे को पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक बल्कि दुनिया भर ने मुस्तरद किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं कि कायदे आज़म के दौर से ही गजा पर पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बड़ी वाज़ेह है। जो फ़लस्तीनी चाहते हैं पाकिस्तान, हम उसकी हिमायत करते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।